हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट भी है, सवाल काफी बनेंगे इससे। क्लियर? इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कार्बन के इंट्रोडक्शन से, फिर इसमें आएगी कुछ मोहब्बत की बातें, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कार्बन की शेयरिंग और केयरिंग होगी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद बेटा हम इसमें देखेंगे नोमेनक्लेचर, कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल कंपाउंड्स बनाता है और मोस्टली बनाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। जिसमें हम हाइड्रोजन के साथ ज्यादा डील करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर, कि कितने कार्बन को कितने किस नाम से जाना जाएगा, अलग अलग तरह के 1 2 3 4 लंबी लंबी चेन्स बनेगी कार्बन की, उसके नोमेनक्लेचर। फिर इसमें आएंगे आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज, लास्ट में जाते जाते कुछ सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन, और इनके बारे में पढ़ेंगे, क्लींजिंग एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो सुने ध्यान से, ये 10 मिनट का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद मैं सीधी कोवलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट करूंगा। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड देखा, आयनिक बॉन्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कोवलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन की बात करें तो इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है इस अर्थ के ऊपर, वो कौन है? कार्बन। अर्थ क्रस्ट के अंदर इसका परसेंटेज है 0.02%। अर्थ क्रस्ट यानी धरती की जमीन के अंदर इसका परसेंटेज है 0.002%, और वहां पे मिलता है मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। क्लियर? ये मिनरल्स है कार्बन के इस फॉर्म में। ये देखने को जैसे कोल, पेट्रोलियम, इस फॉर्म में कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है। और कितना परसेंट है? 0.02%। और अगर यही बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में मेनली मिलता है CO2 की फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका परसेंट है 0.03%। कितना? 0.03%। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स, इनन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, इतने कंपाउंड्स बनाता है। किसके साथ? दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी। ये जो कार्बन की केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट होती है, और इसके कंपाउंड्स को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि केमिस्ट्री में इसकी एक सेपरेट ब्रांच बना दी गई, जिसे जाना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। किस नाम से? ऑर्गेनिक, यानी कार्बन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, किस नाम से जाना जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तुमने पढ़ी 9th क्लास में, मोल, सॉल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूबिलिटी, मोल कंसेप्ट, मोलरिटी, मोलैलिटी, ये सब चीजें। इनऑर्गेनिक पढ़ी हमने यहाँ, जिसमें हमने क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस। ये चैप्टर भी इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, ऑर्गेनिक में हमारे पास एक ही चैप्टर है, कौन है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर? तो इसमें ये जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको लिखते हैं सबसे। लिखिए, कार्बन इज द, रफ्तार के साथ में, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Hydrogen and oxygen. Earth crust consists of 0.02% of carbon, and it is found in the form of minerals. Found in the form of minerals. Diamond and coal. नहीं, डायमंड और कोल है। डायमंड एलोट्रोप है। कोल, एक कोल से हम कार्बन ऑब्टेन कर सकते हैं, पेट्रोलियम से कार्बन ऑब्टेन कर सकते हैं। डायमंड तो कार्बन से बन रहा है, कार्बन से डायमंड बन रहा है, डायमंड से कार्बन नहीं बन, कार्बन से डायमंड बनाएंगे आगे जाके। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अरे फॉर्मूला पता है ना, CO3 - 2H CO3-, कोल, पेट्रोलियम। In atmosphere, it is found in the form of CO2. कितना बेटा? 0.03%. It forms innumerable compounds. With other elements like oxygen, hydrogen, sulfur. Last point लिखना है इस इंट्रोडक्शन में। The carbon compounds are so important
केमिस्ट्री ऑफ, यहाँ लिखो है ऊपर चल जाएगा, दिख जाएगा। The carbon compounds are so important that chemistry of these compounds forms the separate branch of chemistry. Forms the called as organic chemistry. सर ये क्यों लिखा है? क्योंकि देखो यहाँ से और यहाँ से एमसीक्यू बन जाए इसलिए इंट्रोडक्शन लिखा है। यार कितना परसेंटेज पे एमसीक्यू बना दे। तो अर्थ क्रस्ट में 0.02% है, एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में 0.03% है, और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद। ये एमसीक्यू बन जाए इसलिए पॉइंट, और ये तो ऐसी मन में आ रही थी जीएस जनरल साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दिया। The carbon compounds are so important that the chemistry of these compounds forms the separate branch of the chemistry, and that branch is called as organic chemistry. Bonding in carbon, क्या है? Bonding in carbon, इसे कहते हैं the covalent bond। क्या कहते हैं? अब ये लिख के छोड़ दो, पेन कॉपी रख दो और इधर समझो। 15-20 मिनट समझेंगे फिर लिखेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग है क्या? कार्बन क्यों ऐसी क्या विडंबना आ गई कार्बन के पास कि इसे कोवलेंट बॉन्डिंग करनी पड़ी? सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग है क्या उसे समझेंगे। अरे यार तू 4 कलर के पेन यूज करती है, तुम तो सबको बाहर निकाल के रखे एक साथ। अगर कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर है इसका 6, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो बनती है बेटा 2,4। यार इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ये आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ के आए हो आप 2,4। क्लियर? अब देखें यहाँ से, ये मैंने आयनिक बॉन्ड में सब चीजें क्लियर की थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 2 शेल है बेटा, एक के शेल और एक एल शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसे कहते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर है 4। कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या करता है बेटा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। यार ना क्या करना चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट, यानी वो अटेंड करना चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुली फिल्ड होनी चाहिए। आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होनी चाहिए, और फुली फिल्ड भी किस केस में? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। इसलिए इसे कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। सर इसके पास तो 2 ही है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है। जब ये 9th में टॉपिक पढ़ा जाता है तो बोर एंड बरी आते हैं, वहां साइंटिस्ट बोर तो फॉर्मूला देते हैं 2n², जहां n है नंबर ऑफ शेल। 4 शेल है बेटा, KLMN। कितनी? इनको 1 2 3 4 के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 रखना रहेगा 2, यानी के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, यानी ये 2 में ही स्टेबल हो जाता है। अगर मैं ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ एटॉमिक नंबर 2, क्या हीलियम एक नोबल गैस है? बिल्कुल है। देखो यहाँ रख दीजिए, ये 18वां जो ग्रुप है, एनॉन और कटरीना जिंदा रहना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडन, इन सब ये नोबल गैसेस है। इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट मतलब ये कभी रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि ये न तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करती है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज के रीजन देखे थे कि मेटल्स की रिएक्टिविटीज क्यों थी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते, एक लूज करता है एक गेन करता है, तभी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये कुछ नहीं करता क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, इनर्ट गैस। तो यहाँ से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास नोबल गैस अटेंड करने के 2 ऑप्शन है बेटा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करवाए हमने? गेन करवाए। समझे? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो एल शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बाहर चले जाएंगे, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी रह जाएगी? के, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ हो जाएंगे 2 और 8। ये दोनों ऑप्शन है जिसमें इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यानी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर रहा है। या तो 4 गेन कर ले या 4 लूज कर ले, लेकिन अब समझे ये दोनों ही नहीं करते। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। समझे इसको ध्यान से। एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। ये है बेटा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? प्रोटॉन। मैं थोड़ा सा 9th क्लास की तरफ मूव कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर आता है, क्लियर ना? 4th चैप्टर है एटम का स्ट्रक्चर। तो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, देखना। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, कौन होता है? और उसके चारों ओर होती है शेल्स। ये है किसी भी एटम का न्यूक्लियस। हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसका इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स। ये इसके बाहर क्या होगी?
शेल्स। एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, जिसका जितना प्रोटॉन वही उसका क्या बन जाता है, एटॉमिक नंबर। यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना, 6। यानी कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 6। देखना बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 6। क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। जिसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर, और जिसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जितने वही उस एटम का क्या बन जाता है, एटॉमिक। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। ये देखो, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, 6। बरो शेल्स के अंदर ये के शेल और ये एल शेल, क्या 2 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए। यहाँ कितने प्रोटॉन बेटे, 6 प्रोटॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत। अब देखें, 2 ऑप्शन है, या तो 4 और गेन कर ले, या इस 4 को लूज कर ले। अगर गेन करता तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, और अगर हटाता तो ये शेल नहीं रही, फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। पर ये दोनों नहीं करता, उसका रीजन समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दूं तो क्या ये एनाइन बनेगा, एनाइन बनेगा। कितना चार्ज आएगा इसके, C-4। यार ना, जैसे ऑक्सीजन पे कितना, O-2। इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीशीज गेन कर रहा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज है, और कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसपे पॉजिटिव। जितने भी मेटल्स है क्या सब पे पॉजिटिव था, मगन का मंजन फेंकू कोई बात नहीं प्रभु, सब तक पॉजिटिव थे। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर सब पॉजिटिव में थे। यहाँ अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराता हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना क्या आएगा, चार्ज, C-4। अब मुझे बताना, इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो चुके हैं इसके पास, 6 तो पहले ही थे, 4 और गेन कर लिए, यानी अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं इसके पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, इसके पास प्रोटॉन कितने, 6। प्रोटॉन कितना है अभी इसके पास, 6। अब देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको होल्ड करने का काम किसका है, प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी, क्या दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, हाँ, बस साइन चेंज है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। 1.6 × 10⁻19 कूलम, दोनों पे चार्ज बराबर होता है, बस एक पॉजिटिव है तो एक, ऐसे बोलो, ये +1 है तो ये -1, चार्ज दोनों पे बराबर है, बस साइन का फर्क है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कौन करके रखता है यहाँ, प्रोटॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने पकड़ के रखा है, प्रोटॉन्स ने। टोटल इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हो गए 10। अब इन प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो जाएगा किसको होल्ड करना, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, क्योंकि प्रोटॉन्स केवल कितने हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द 6th प्रोटॉन टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स। यही रीजन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। ऑक्सीजन का कंपैरिजन लेके समझते हैं। एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 बनाओ। देखो ऐसे न्यूक्लियस, ये 2 शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन कितना है यहाँ, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, ये 6 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, प्रोटॉन कितने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ गैप ज्यादा होगा, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ पाएंगे। इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर द 6th प्रोटॉन टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये रीजन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए किसमें पावर होनी चाहिए, प्रोटॉन में। इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि इस न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट आ रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, कितना पकड़ के रख रखा है। ये डिटेल टॉपिक पूरा जाता है इस पीरियोडिक वाले चैप्टर में, पर यहाँ रीजन समझना है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता। बिकॉज इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 10 इलेक्ट्रॉन, and it will be difficult for the 6th proton of the carbon to hold the 10 electron. That's why carbon cannot form C-4 anion. ये C-4 anion नहीं बना सकता, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। दिक्कत, अरे ना खोलना तो बाद में कर सकते हैं, ठीक है तुम्हारे। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर तो क्या ये केटाइन बनाएगा, कैसा केटाइन, C+4। अब देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता। सेम कॉन्फ़िगरेशन, यही 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ये के शेल, ये एच। मैंने अभी का इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के किसने रखना,
प्रोटोन में। क्लियर? देखें ध्यान से, यहाँ दो शेल है, एक मैं सोडियम लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, कितनी शेल है बेटा? 3, KL M। ये क्या सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई 3 शेल, कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन, K शेल, L शेल, M शेल, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। मुझे एक चीज बताओ, क्या जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी, क्या इस न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कमजोर होती जाएगी? स्वाभाविक सी बात है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी, क्या इस न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पकड़ कमजोर होती जाएगी? बिल्कुल, तभी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाए, Na+। क्या जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी, क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होती जाएगी? यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। क्या कोई कहते यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, इसी लेके जाएगा? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास में ये न्यूक्लियस के सबसे पास में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। यहाँ क्या हो रहा है कार्बन में, देखें शेल कितनी है बेटा? अगर यहां से बात आ जाए 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना, 6 प्रोटॉन बेटे, नजदीक या बहुत करीब है, डिस्टेंस है, 6 प्रोटॉन है बेटा, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा क्या लगेगी? एनर्जी। Here it will require very much energy to remove the 4 electrons from carbon and leaving behind only 2 electrons with 6 protons। यार ना कि अगर मैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और निकालने के बाद केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6 प्रोटॉन के साथ, तो सबसे पहले तो इनको निकालना ही बहुत मुश्किल है। रीजन समझना क्यों? क्योंकि ये शेल बहुत, अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट पूछे तो मैं क्या कहूंगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पकड़ के रखा है बेटा, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। अच्छा, जो नॉन मेटल्स होते हैं क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, देखो ना, एटॉमिक नंबर 8 2,6, कितनी शेल है, कितने प्रोटॉन है? 8। क्या डिस्टेंस ज्यादा है क्या? नहीं है, न्यूक्लियस की पकड़ है इस शेल पे, और क्या आने वाले इलेक्ट्रॉन भी इसी शेल में आएंगे, खींच ले। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। कौन सा चार्ज ज्यादा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ ये गेन कर नहीं सकता, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन संभाल नहीं पाएंगे, लूज करा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए ज्यादा क्या लगेगी? एनर्जी। तो ये दो रीजन है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। पिछले साल भी ये सवाल टर्म 2 में आया था, या उस पर्ची में लिखा था, और आज्ञा सेम ही है, तो ध्यान रखिए, फेमस क्वेश्चन, व्हाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिखवा रहा हूँ इसको, कंसेप्ट समझ में आया कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, there will be total number of electrons will be 10 and it will be difficult for 6 proton to hold the 10 electrons। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, it will require more energy to remove the 4 electrons from the carbon, leaving behind 2 electrons with the 6 proton। 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हैं, इसको निकालना ही असंभव है यहाँ से, क्योंकि ये अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी हम दे नहीं। तो कार्बन क्या करता है बेटा? शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। पहले ये रीजन लिख लो, मुस्कुरा ठीक है। तो हेडिंग लगा दी थी हमने, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, K शेल L शेल। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। विस्तार से लिखा, पूरा समझा चुका हूं ये दोनों पॉइंट। gain 4 electrons or lose 4 electrons to attain noble gas configuration not complete its octet।
ये तो 30 पे लेंगे History. LOSC 100x नहीं है। हाँ, right. क्रिएटिविटी है और बुद्धि से लिखो C4 है ना यार फुर्ती से देखें if carbon gains 4 electrons to form C-4 anion there would be 10 electrons and it would be difficult for 6 protons of carbon to hold the first point if carbon gains 4 electrons why it cannot gain so it would be difficult for 6 protons of carbon to hold the 10 electrons Sir, मुझे second point समझ. Lose It करना can gain. It can gain 4 electrons or lose 4. हाँ ये दोनों कर सकता है ये या तो लूज कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक को लेकिन नहीं करता उसके रीजन लिख रहे हैं ना But फिर आपने थर्ड पॉइंट में इसी फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करा है कि it cannot lose or gain 4 electrons. carbon is there would be 10 electrons and it would be difficult for 6 protons of carbon to hold the 10 electrons कोई दिक्कत सेकंड पॉइंट देखें if carbon lose 4 electrons to form C+4 cation large amount of energy in this case large amount of energy is required to remove कितना electrons 4 electrons leaving behind 6 protons holding 2 electrons तो विडंबना समझ में आई बेटा कार्बन की ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता और ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता अगर गेन करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बेटा 6 प्रोटॉन के लिए संभालना मुश्किल है और अगर लूज कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन को तो उसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी कर ही नहीं पाए उसके लिए चाहिए खेल पा रहे पीछे रिदम आ रहा है अरे ठीक है तो सर कार्बन क्या करेगा कार्बन के पास एक ही ऑप्शन है बेटा वो करेगा शेयरिंग क्या करेगा शेयरिंग और जब जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां हो रहा था इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही थी और दूसरी गेन कर रही थी बॉन्ड बना था आयनिक बॉन्ड कौन सा बना था आयनिक बॉन्ड अब यहाँ कोई गेन और लूज अब देखिए इसमें मैं आगे बात करूंगा कि जरूरी नहीं कार्बन ऐसे बहुत से एलिमेंट्स है जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो इसके बाद हम इसमें एक नोट लगा के लिखेंगे कि अब न तो वो गेन कर सकता और न लूज करता है तो वो कार्बन क्या करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा सर किसके साथ या तो कार्बन के साथ या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या तो कार्बन के साथ ही शेयरिंग करेगा या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ शेयरिंग करेगा कोई दिक्कत यहाँ से ठीक है तो एक नोट लगाए हुए लिखे to attend the noble gas configuration carbon shares electron with other carbon atom carbon shares electron with other carbon atom or with other atoms of other elements or with atoms of other elements
और जब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। वहां नाम दिया था आयनिक कंपाउंड, क्या नाम देंगे, कोवलेंट कंपाउंड। जैसे आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, वापिस जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां रिवाइज करें। यहाँ कोवलेंट समझे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब शेयरिंग किस तरह से होगी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसके जुगाड़ देखेंगे कुछ किस तरह से बनाने पर पहले समझेंगे। तो यहाँ से लिख ले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। तो आगे ये बात तो compounds formed are called as covalent compound, and the compound forms are called as covalent. The bond formed between the atoms by sharing of electrons is called as covalent bond, and the compound forms are called as covalent. अब सुनो, जरूरी नहीं कि कार्बन ही केवल इलेक्ट्रॉन्स की क्या करे, शेयरिंग करे। कार्बन के अलावा ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो पहले कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, फिर उनमें फॉर्मेशन देखते हैं। तो सीधा एक नोट लगा के स्टार्ट करेंगे। एक नोट लिखो, हाँ एक नोट लिख लो, फिर 2 मिनट का ब्रेक लो। Not only carbon, but other atoms of other elements. Electrons to form covalent compounds. शेयरिंग हो रही है। तो कार्बन को बाद में लाएंगे, पहले तो दूसरे एलिमेंट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग समझते हैं, शेयरिंग कराना सीखते हैं इलेक्ट्रॉन। देखना ध्यान से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन सम मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बन। कार्बन पे भी आएंगे पर देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेता हूं, सम मॉलिक्यूल्स। इसमें सब ले लेंगे, कार्बन वार्बन जितने आ रहे हैं बस। अब ये कोवलेंट बॉन्डिंग चलेगी। सुनो, जैसे आयनिक बॉन्ड में वो स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे डॉट लगा के क्रॉस लगा के, वैसे यहाँ स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होंगे, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। देखें एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इस सवाल इंपोर्टेंट, बहुत सही तरीके से बना के आना कि एक नजर में मास्टर नंबर दे। एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या, H2 H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हाइड्रोजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। और इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। मुझे कोवलेंट बॉन्डिंग या शो करनी, यानी मुझे इलेक्ट्रॉन्स क्या करना, शेयर करना। देखें ध्यान से। तो ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, बना रहा है HCl आयनिक जा रहा हूं। और यहाँ H2 में कैसी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग। हमने कहा कार्बन के अलावा भी जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये H2 जो मॉलिक्यूल है पर्टिकुलरली कैसा मॉलिक्यूल है, कोवलेंट कंपाउंड है। देखिए इसमें हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। ये मैंने क्या लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर, और ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन, ध्यान से देखो। एक बार मैं समझाने के लिए रफ स्ट्रक्चर, फिर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 1। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसे कहते हैं बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक साइंटिस्ट है लेविस, ठीक है ना, लुइस या लेविस जो भी बोलता है, LEWIS। उन्होंने स्ट्रक्चर दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एटम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डॉट और क्रॉस की हेल्प से बताया जाता है, जो हम वहां भी बता रहे थे कि ये एटम है। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स को बताओगे, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी से कोई मतलब नहीं। या इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, यही वैलेंस है जो करता रहता सब यही है। तो लेविस ने कहा कि इसे कहते हैं बेटा लेविस डॉट नोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेविस डॉट नोटेशन। यानी इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस की हेल्प से किसके ऊपर बताया जाता है, एटम के ऊपर। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ये लिया मैंने हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी के पड़ोस में दूसरा हाइड्रोजन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको 2 ऑप्शन है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल। कौन सी शेल आ रही है, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अभी बताया 2। तो इसको अगर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए। इसी तरह क्या, इसी हाइड्रोजन की भी यही विडंबना। देखें ध्यान से, ये लूज करेगा नहीं,
क्योंकि अगर ये लूज करके इसको दे देता है तो इसके तो 2 हो जाएंगे, पर इसके पास तो कुछ ही नहीं बचा। और ये भी अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे देता है तो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर ये खत्म। तो ऐसा क्या करें कि दोनों का काम हो जाए? तो बेटा यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। देखो शेयरिंग किस तरह से होती है। शेयरिंग मतलब ये हाइड्रोजन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे। शेयर करने का मतलब ये होता है कि शेयर करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन